स्टेफनी 9 साल की एक छोटी बच्ची है जिसे किसी कारण से उसके माता पिता ने छोड़ दिया है। वह अपने घर में अकेली रहती है और बस अपना ख्याल रखती है। उसका एकमात्र दोस्त एक नरम कछुआ खिलौना है जिसे वह फ्रांसिस कहती है। स्टेफनी के लिए एक सामान्य दिन में कार्टून देखना, पियानो बजाना, अपने लिए स्मूदी बनाना और फ्रांसिस कछुए के साथ समय बिताना शामिल है। एक दिन जब स्टेफनी टेलीविजन चालू करती है तो समाचार चैनल दुनिया की दयनीय स्थिति को प्रसारित करते हैं, जहां कुछ अलौकिक शक्तियां विभिन्न देशों में कहर बरपा रही हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एक सख्त संगरोध घोषित किया गया है और लोगों को अपने घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया है। हालांकि स्टेफनी ऐसे मामलों पर ध्यान नहीं देती है और बस अपने कार्टून चैनल पर बदल जाती है। 9 साल की होने के कारण वह जो कुछ भी करती है उसमें अनाड़ी है और अक्सर घर को गंदा कर देती है। हालांकि वह अभी भी अपने माता पिता के बिना अकेले रहने में संतुष्ट और खुश है। उसी दिन जब स्टेफनी रसोई में स्मूदी बना रही थी, उसे अचानक ऊपर से आती हुई आवाज सुनाई दी। डरी हुई छोटी लड़की वहां पहुंची और देखा कि एक गेंद गिर रही है, जैसे कि कोई उसे खेलने के लिए बुला रहा हो। बिना यह जाने कि वह व्यक्ति कौन है, स्टेफनी उस पर चिल्लाई और रसोई में वापस चली गई। दुर्भाग्य से वह कांच के टूटे हुए टुकड़े पर पैर रख देती है, जिससे वह दर्द से चीखने लगती है। लेकिन चूंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, वह जल्दी से उठ खड़ी हुई और लंगड़ाते हुए ऊपर गई, जहां उसने एक प्राथमिक चिकित्सा किट ली और अपने घाव की देखभाल की। बाद में रात में स्टेफनी ने रात का खाना तैयार किया और परिवार के 4 लोगों के लिए प्लेटों में परोसा। 2 अपने माता पिता के लिए और बाकी 2 अपने भाई और खुद के लिए। फ्रांसिस के लिए कोई नहीं। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर वह अपने दांत ब्रश करती है और अपनी गुड़िया फ्रांसिस को कहानी सुनाने के बाद सो जाती है। अगली सुबह स्टेफनी फ्रांसिस को फर्श पर लिटा देती है और उसे लुकाछिपी खेलने के लिए कहती है। फिर वह सीधे एक कमरे में जाती है और एक अस्थायी तंबू के अंदर छिप जाती है। वहां जब वह एक पारिवारिक फोटो एल्बम देख रही होती है तो स्टेफनी को घर के बाहर से एक खतरनाक जीव की आवाज सुनाई देती है। भयभीत होकर वह अपना मुंह बंद कर लेती है और चुप रहने की पूरी कोशिश करती है। राक्षस स्टेफनी के पास आता है, लेकिन जब उसे कोई नहीं दिखता तो वह भाग जाता है। थोड़ी देर बाद स्टेफनी धीरे धीरे अपने तंबू से बाहर आती है और जीव को देखने के लिए खिड़की के पास पहुंचती है। दुख की बात है कि उसे कोई नहीं दिखाई देता और वह अनुमान लगाती है कि जीव पास के जंगल में भाग गया है। फिर वह फ्रांसिस से कहती है कि राक्षस को आवाजें पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें चुप रहना चाहिए। दोपहर में जब स्टेफनी फ्रांसिस के साथ फुटबॉल खेल रही होती है तो वह अपने पालतू खरगोश मिस्टर हॉपर को बगीचे में घूमते हुए देखती है। पता चलता है कि वह किसी तरह अपने पिंजरे से बाहर निकलने में कामयाब हो गया है। स्टेफनी मिस्टर हॉपर से कुछ देर इंतजार करने के लिए कहती है और उसके लिए कुछ खाना बनाने के लिए रसोई में भाग जाती है। कुछ देर बाद वह टमाटर सॉस से भरा कटोरा लेकर वापस आती है। फिर वह मिस्टर हॉपर को वापस अंदर लाने की कोशिश करती है, लेकिन खरगोश के जंगल की ओर कूदने के कारण वह असफल हो जाती है। बेवकूफ खरगोश वैसे भी मेरे टमाटर सॉस के लायक नहीं है। इसके बाद जब स्टेफनी रात में अपने दांत ब्रश कर रही होती है तो अचानक बिजली कट जाती है, जिससे वह डर जाती है। फिर वह अपने भाई पॉल के कमरे में भागती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अजीब बात यह है कि हाथ पीला और कमजोर दिखता है, जैसे कि वह पहले ही मर चुका हो। लेकिन जब स्टेफनी पॉल से उसे बचाने के लिए कहती है तो उसका हाथ धीरे धीरे हिलता है, जिसका मतलब है कि अब कोई अलौकिक शक्ति उसे नियंत्रित कर रही है। रात में वह खिड़की से एक जोरदार धमाका सुनती है, जिससे वह डर जाती है। धीरे धीरे और सावधानी से वह जांच करने जाती है और देखती है कि जगह जगह खून फैला हुआ है। छोटी लड़की निशान का अनुसरण करती है और अपने पालतू खरगोश मिस्टर हॉपर को मेज पर बुरी तरह घायल और खून से लथपथ पाती है। क्रोधित होकर वह पॉल के कमरे में प्रवेश करती है और खरगोश की मौत और उनके माता पिता के चले जाने के लिए उसे दोषी ठहराती है। फिर वह एक बेसबॉल बैट उठाती है और बिस्तर पर पड़े उसके शरीर पर वार करना शुरू कर देती है। इस वजह से पॉल के सिर को ढकने वाला कपड़ा खिसक जाता है, जिससे उसका क्षतविक्षत चेहरा दिखाई देता है। अगली रात बारिश हो रही है और बिजली फिर से कट जाती है। स्टेफनी कुछ मोमबत्तियां लेने के लिए तहखाने में जाती है और वहां रहते हुए
वह देखती है कि वॉशिंग मशीन हिंसक रूप से हिल रही है, जैसे कोई अंदर फंसा हुआ हो। डर के मारे वह सीधे अपने अस्थायी तंबू में भाग जाती है और सो जाती है। देर रात स्टेफनी को किसी के दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई देती है। वह नीचे की ओर जाती है और देखती है कि फर्श पर हर जगह पानी है। उसे लगता है कि कोई घर के अंदर घुसने में कामयाब हो गया है। जब बिजली चमकती है तो कोई साफ तौर पर देख सकता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी इस तरह के डरावने दृश्य का वर्णन किया है। डरी हुई स्टेफनी बाथरूम में जाती है और खुद को अंदर बंद कर लेती है। कदमों की आवाज उसके पास आने लगती है, जिससे वह डर के मारे अपना मुंह बंद कर लेती है। लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि उसके माता पिता एरिक और जेन उससे मिलने वापस आ गए हैं। इन सब के बाद छोटी लड़की अपने माता पिता से मिलती है और उनके साथ सोती है। अगले दिन जेन स्टेफनी के सामने अपनी ड्रेस बदलती है, यह मानकर कि वह सो रही है। हालांकि वह गलत है। छोटी लड़की जाग रही है और वह पीछे से अपनी माँ को घूर रही है। अजीब बात यह है कि उसकी माँ के पेट पर कुछ बिंदु जैसे निशान हैं, जिससे स्टेफनी डर जाती है। बाद में उसने देखा कि उसके पिता लकड़ी के ब्लॉक लेकर घर के चारों ओर बाड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका दावा है कि वह घर को राक्षस से बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। यह देखकर स्टेफनी अपने भाई के कमरे में भागती है, लेकिन वहां उसकी लाश नहीं पाती। बिना किसी को बताए वह अपने भाई की तलाश में जंगल में चली जाती है, लेकिन उसे निराशा होती है। उसे पता चलता है कि उसके माता पिता ने पहले ही पिछवाड़े के पास पॉल को दफना दिया है। गुस्से में छोटी लड़की अपने हाथों से शव को खोदने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय उसके माता पिता उसे बुला लेते हैं। जब स्टेफनी घर लौटती है तो उसकी माँ जेन उससे आग्रह करती है कि वह उनकी अनुमति के बिना बाड़ से बाहर न निकले। छोटी लड़की मानती है, लेकिन पॉल को घर में वापस लाने की इच्छा व्यक्त करती है। अगली सुबह नाश्ते के लिए पैनकेक खाते समय स्टेफनी अपनी माँ से पूछती है कि उसने उसे घर में अकेला क्यों छोड़ा। जेन जवाब देती है कि यह उसकी पसंद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि स्टेफनी को भी राक्षस ने पकड़ लिया है। यह सुनकर छोटी लड़की अपनी माँ को बताती है कि राक्षस जंगल में रहता है और जब भी घर के अंदर अराजकता या शोर होता है तो वह उन पर हमला करेगा। वह यह भी बताती है कि जब राक्षस घर में प्रवेश करता है तो व्यक्ति को चुप और शांत रहना चाहिए। बाद में रात में पॉल के मृत शरीर को खिड़की के माध्यम से एक अदृश्य शक्ति द्वारा घर में वापस लाया जाता है। दोनों माता पिता यह देखकर दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे भारी मन से दफनाया था। हालांकि स्टेफनी सामान्य रूप से प्रतिक्रिया करती है, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। रात के खाने के दौरान वह एरिक से पूछती है कि क्या राक्षस उसके भाई को वापस लाया है, और एरिक इसकी पुष्टि करता है। वह स्टेफनी को यह भी बताता है कि राक्षस उसके पीछे है और जहां भी वे जाएंगे उनका पीछा करेगा। अगले दृश्य में स्टेफनी चुपके से अपनी माँ के कमरे में प्रवेश करती है और एक बोर्ड पर कई अखबारों के लेख पाती है, जिसमें उसके जैसे छोटे बच्चे जघन्य अपराध करते हैं। वह टेबल पर रखी एक किताब पढ़ती है और उसे पता चलता है कि जेन वास्तव में ब्रेन सर्जरी और उसकी प्रक्रियाओं का अध्ययन करने की कोशिश कर रही है। जब वह अन्य पोस्टर देख रही होती है तो जेन कमरे में भागती है, जिससे स्टेफनी टेबल के नीचे छिप जाती है। जेन चिंतित दिखती है और जब वह मस्तिष्क की तस्वीरों को देखती है तो वह अपना आपा खो देती है और उन्हें फेंक देती है। इसके बाद स्टेफनी को बाथटब में आराम करते हुए देखा जा सकता है। जब एरिक उसके पास जाता है तो वह उसे बताता है कि राक्षस कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि उसकी बुरी भावनाओं का परिणाम है। इसलिए उसे खुद पर नियंत्रण रखने और नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने देने की कोशिश करने की जरूरत है। स्टेफनी विनम्रता से सहमत हो जाती है, लेकिन बदले में अपने पिता से पूछती है कि उसे अकेला क्यों छोड़ दिया गया। इससे एरिक भावुक हो जाता है और वह धीरे से फुसफुसाता है कि वह डर गया था और उसे नहीं पता था कि अपने परिवार को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। रात में स्टेफनी नीचे जाती है और अपने माता पिता को उसे नियंत्रण में रखने के तरीकों पर चर्चा करते हुए सुनती है। एरिक सकारात्मक लगता है। उसका मानना है कि स्टेफनी अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकती है, जबकि जेन इसके विपरीत सोचती है। वह सुझाव देती है कि वे मस्तिष्क की प्रक्रिया करें, लेकिन एरिक इसका विरोध करता है, यह कहते हुए कि इसमें बहुत जोखिम है।
वह लगातार यह भी कहता है कि वह अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। स्टेफनी, जो यह सब सुन रही है, एक शब्द भी नहीं बोलती और बस अपने कमरे में सोने के लिए लौट जाती है। अपने सपने में वह प्रवेश द्वार के दूसरी तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनती है। धीरे धीरे वह उस ओर चलती है और देखती है कि यह पहले से ही खुला हुआ है। अचानक जब वह दरवाजे के पास पहुंचती है तो वह बंद हो जाता है, जिससे वह घबरा जाती है। इसके बावजूद वह धीरे धीरे इसे फिर से खोलती है और दूसरी तरफ अपने पिता का भूत पाती है। इसके साथ ही वह चीखना शुरू कर देती है और अंततः अपने बुरे सपने से जाग जाती है। हालांकि स्टेफनी अभी भी आश्वस्त नहीं है कि यह केवल उसकी कल्पना थी। इसलिए वह नीचे जाती है और उसी दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी उसके माता पिता आते हैं और उसे दिलासा देते हैं। स्टेफनी एरिक को बताती है कि उसने अपने सपने में राक्षस को उसे मारते हुए देखा था, और जैसे ही वह यह कहती है, प्रवेश द्वार अचानक खुल जाता है और एक अदृश्य अलौकिक शक्ति एरिक को बाहर खींच लेती है। यह देखकर जेन स्टेफनी को उठाकर कोठरी के अंदर एक छुपने की जगह पर ले जाती है। स्टेफनी अपनी माँ से शांत और चुप रहने के लिए कहती है ताकि राक्षस उन्हें सुन न सके और वापस न आ सके। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और जेन कोठरी से बाहर निकलकर चारों ओर देखने लगती है। जब उसे कुछ भी नजर नहीं आता तो वह छोटी लड़की को बताती है कि सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन दुर्भाग्य से जब वह स्टेफनी को अपने साथ चलने के लिए कहती है तो उसे उसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींच लिया जाता है। भयभीत होकर स्टेफनी अपने कमरे में भागती है, फ्रांसिस को पकड़ती है और खिड़की से कूद जाती है। इस प्रक्रिया में वह खुद को घायल कर लेती है, लेकिन तुरंत वापस उठती है और सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करती है। और घर वापस आकर एरिक और जेन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि अदृश्य शक्ति जो खुद छोटी लड़की से उत्पन्न होती है उन्हें वापस खींचती रहती है। सौभाग्य से जेन अपनी आखिरी ताकत का उपयोग करती है और स्टेफनी को सीढ़ी से नीचे खींच लेती है। लेकिन उनकी परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। जब माता पिता जमीन पर लेटे होते हैं तो एक अजीबोगरीब प्राणी उन पर हर तरफ से हमला करने की कोशिश करता है। जेन अपनी बेटी को रुकने का आदेश देती है, लेकिन छोटी लड़की इतनी डरी हुई होती है कि वह ऐसा नहीं करती। लेकिन इससे पहले कि कोई नुकसान हो, जेन एक क्लोरोफॉर्म वाला रूमाल निकालती है और स्टेफ के चेहरे पर रख देती है, जिससे वह सो जाती है। अब जब प्राणी चुप हो जाता है तो वह स्टेफनी से कहती है, तुम राक्षस हो। अगले दिन स्टेफनी जागती है और अपने माता पिता से उनकी अनुमति के बिना घर से बाहर भागने के लिए माफी मांगती है। एरिक उसे दिलासा देता है और बताता है कि उसके अंदर एक राक्षस है जो उसकी गतिविधियों और उसके दिमाग को नियंत्रित कर रहा है। वाकई दिलासा देने वाला। कुछ पेंडुलम गेंदों की मदद से वह स्टेफनी को सम्मोहित करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि उसने पॉल के साथ क्या किया। छोटी लड़की अपनी आंखें बंद करती है और बताती है कि जब वह और पॉल हैलोवीन के लिए कद्दू काट रहे थे तो उसने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। यही कारण है कि उसने अपनी सारी भुजाओं यानी तंतुओं से उस पर हमला कर दिया। इतना कहते ही वह फिर से हिंसक हो जाती है, लेकिन जेन उसे टीका लगाकर शांत कर देती है। इसके बाद माता पिता स्टेफनी को ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं और जेन उसका सिर चीर देती है। एरिक अपनी पत्नी को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है कि उसे जिंदा और सुरक्षित रखने का यही एकमात्र तरीका है। पता चलता है कि वह मस्तिष्क की सर्जरी करके राक्षस को हटाना चाहती है। दुर्भाग्य से प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले प्रेतग्रस्त छोटी लड़की होश में आ जाती है और अपनी शक्तियों से पूरी लैब को नष्ट कर देती है। अगले दृश्य में एरिक समाचार देख रहा है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि स्टेफनी जैसे बच्चों के इलाज के लिए दुनिया भर में की जाने वाली चिकित्सा प्रक्रिया गलत हो गई है और इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में डॉक्टर और अन्य चिकित्साकर्मी मारे गए हैं। समाचार में यह भी उल्लेख किया गया है कि चिकित्सा प्रक्रिया इलाज खोजने की आखिरी उम्मीद थी। अब जब यह विफल हो गई है तो इस दुर्लभ स्थिति से पीड़ित बच्चों को इच्छा मृत्यु देना ही एकमात्र विकल्प बचा है। सुबह में स्टेफनी ऐसे बर्ताव करती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। दूसरी ओर माता पिता अपनी बेटी को हॉट चॉकलेट में जहर देकर मारने की योजना बनाते हैं। एरिक फिर स्टेफनी से जंगल में टहलने के लिए उसके साथ चलने। जब पिता पुत्री की जोड़ी बाहर एक दूसरे से मिलती है,
स्टेफनी अपने पिता से उसे चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगती है। एरिक टिप्पणियों से भावुक हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर रुकने के बाद वह अपनी बेटी से हॉट चॉकलेट पीने के लिए कहता है। लेकिन इससे ठीक पहले कि वह इसे पी पाती, उसकी टेलीकिनेसिस शक्तियां सिपर को फेंक देती हैं और उसका चेहरा नीला पड़ने लगता है। वह खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करती है लेकिन असफल हो जाती है, जिससे एरिक को अपनी बंदूक निकालने और उसे कई बार गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। घटना के बाद परेशान एरिक घर लौटता है, यह मानते हुए कि स्टेफनी मर चुकी है। वह बहुत रोता है और अपने किए पर अपना अपराध बोध व्यक्त करता है। हालांकि अगले दिन जब वह स्टेफनी के शरीर को दफनाने के लिए आगे बढ़ता है, तो वह उसे बाड़ के पिछले दरवाजे पर खड़ा पाता है। हैरान एरिक प्रतिक्रिया करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेफनी उसे कोई मौका नहीं देती और अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति से उसे हवा में फेंक देती है। फिर वह जेन को खोजने के लिए बाथरूम की ओर जाती है और उसे नीचे ले आती है और बेरहमी से दीवारों पर वार करती है। इसके बाद वह एरिक पर चाकू से वार करती है और जेन की हड्डियां तोड़ देती है, जिससे वे तुरंत मर जाते हैं और उन्हें यह कहते हुए छोड़ देते हैं कि उन्हें कभी वापस नहीं आना चाहिए था। आखिरी दृश्य में वह अपनी टेलीकिनेसिस शक्तियों से पूरे घर को नष्ट कर देती है, अपने माता पिता के शवों को बाहर खींचती है और उन्हें पॉल की कब्र पर छोड़ देती है। वह अपने खिलौने कछुए को गिराने और उस पर पैर रखने के बाद पड़ोस की अन्य संपत्तियों को भी नष्ट कर देती है, कथित तौर पर यह दिखाने के लिए कि उसे बल द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है। ऐसा लगता है कि उसकी छाया ने अब एक विशाल ऑक्टोपस की तरह तंबू फैला लिए हैं। फिल्म तब समाप्त होती है जब हमें पूरी पृथ्वी का हवाई शॉट दिया जाता है, जो घातक आग से पूरी तरह तबाह हो गई है। यह दर्शाता है कि कई अन्य टेलीकाइनेटिक बच्चे जीवित और सक्रिय हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें, सूचनाएं चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।